हाय फ्रेंड्स, मैं आप लोगों का फिर से इस चैनल के ऊपर स्वागत करता हूं। देखिए, हम डीसी जनरेटर को पढ़ रहे थे, उसमें मैं सेकेंड पार्ट को रिकॉर्ड कर रहा इस समय। और हमने पढ़ लिया था यहाँ तक कि टाइप्स ऑफ जनरेटर, अलग अलग टाइप हमने पढ़ लिया था। इसके बाद हम देखेंगे डीसी जनरेटर के लॉसेस क्या आते हैं, उन सभी लॉसेस और उसके बाद जितने भी हमारे पास अलग अलग पॉइंट्स हैं इम्पोर्टेंट इस डीसी जनरेटर से रिलेटेड, उसको हम डिस्कस कर लेते हैं इस समय। ठीक है, तो अभी समय ना गवाते हुए हम स्टार्ट करते हैं। कि देखो, डीसी जनरेटर के लॉसेस के बारे में अगर हम बात करें तो इसमें मेन सबसे ज्यादा देखा जाए तो दो प्रकार के लॉस होते हैं, लेकिन हम अलग अलग जो लॉस अंदर होते हैं उसको देखेंगे हम। जैसे कि फर्स्ट वाला कॉपर लॉस हो रहा है। तो कॉपर लॉस हमारे पास क्या होता है? कॉपर लॉस आर्मेचर वाइंडिंग के अंदर होता है, फील्ड में भी होता है ये। ठीक है, तो ये हमारे पास आई स्क्वायर आर होता है। ठीक है, कौन सा है? आई स्क्वायर आर होता है। आर्मेचर कॉपर लॉस की अगर हम बात करते हैं तो ये कुल हानि का 30 से 40% तक होता है। कितने? 30 से 40% होता है, ये परिवर्तित हानि होती है। कैसे होती है? ये परिवर्तित हानि होती है। ठीक है, जिसको हम बोलते हैं वेरिएबल लॉस बोलेंगे। ठीक है, और बी वाला अगर हम बात करते हैं, बी वाला इसमें तो कम्यूटेटर एंड कार्बन ब्रश के कांटेक्ट के रेजिस्टेंस के कारण होने वाले हानि को आर्मेचर कॉपर लॉस में सम्मिलित करते हैं। किसके कांटेक्ट के कारण? जो कम्यूटेटर हमारा घूमते हैं, लगाया जाता है, जो किसके लिए? आर्मेचर के बाद हम इसको यूज करते हैं एसी को डीसी में कन्वर्ट करने के लिए जनरेटर में। ठीक है, उसके बाद हमारा ब्रश का यूज करते हैं कि क्योंकि हमारा कम्यूटेटर घूम रहा है, तो ब्रश के द्वारा वो एक स्टेशनरी ब्रश तो रहेगा। ठीक है, ब्रश होल्डर में इसको लगाएंगे और उसके कांटेक्ट के कारण कुछ ना कुछ रेजिस्टेंस तो है वहां पर जो घूमेगा, तो आपस में रफ होगा, तो वो क्या होगा कि उसमें लॉसेस होगा। तो वो उस लॉस को भी हम किसमें? कॉपर लॉस के अंदर काउंट कर रहे हैं, जो कि वेरिएबल लॉस में आता है। ठीक है, से थर्ड है सी वाला हमारे पास, फील्ड कॉपर लॉस। ये कुल लॉस का 20% से लेकर 30% होता है। कितने? 20% से 30% होता है ये। ठीक ठीक है, नेक्स्ट इसमें हम देखेंगे फील्ड कॉपर लॉस में क्या आता है। संट फील्ड कॉपर लॉस की बात करेंगे तो संट का जो रेजिस्टेंस रहेगा हमारा, और संट का करंट का स्क्वायर करेंगे ये। संट में आप में एक बात बताऊंगा, संट में क्या रहता है कि जहां पे ये हमारे पास संट वाइंडिंग रहती है और यहाँ पर आर्मेचर है ये। ठीक है, तो ये हमारे पास आर्मेचर है। अब इसमें क्या होगा कि देखिए, संट में हमारा करंट क्या एक बार जितना जाएगा वही कांस्टेंट करंट बना रहता है। इस कारण से संट फील्ड कॉपर रहता है, वो स्थिर रहेगा। ठीक है, तो संट फील्ड कॉपर अगर अलग से पूछा जाता है तो आप ये कांस्टेंट लॉस में आप इसको काउंट करें। ठीक है, एंड नेक्स्ट है इसमें दूसरा, तो सीरीज फील्ड कॉपर लॉस रहेगा। सीरीज फील्ड कॉपर लॉस आई स्क्वायर आर एस। ये मतलब सीरीज में रहता है, ये परिवर्तित हानि कहलाएगी। क्यों? क्योंकि ये लोड के साथ इसका करंट भी बदलेगा, तो इसका लॉसेस भी बदल जाएगा इसमें। ठीक है, नेक्स्ट हम देखेंगे दूसरा जो मेन है। ठीक है, ये वाला जो कि आयरन लॉस बोलते हैं, मैग्नेटिक लॉस भी बोलते हैं उसको हम। ये एक स्थिर हानि है, कांस्टेंट लॉस है, जो कि लोड के परिवर्तित होने से इसमें कोई भी चेंजेस नहीं होगा। ठीक है, तो ये होता है 20 से लेकर 30% तक होता है। कितना होगा? 20% से लेकर 30% तक इसमें लॉसेस होता है। और ये दो प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? ये दो प्रकार के होगा, हिस्टेरिसिस लॉस एंड एडी करंट लॉस। अब सबसे पहले हम बात करेंगे हिस्टेरिसिस लॉस, जिसको हिंदी में बोलेंगे सिंथेटिक हानि। ठीक है, सिंथेटिक हानि, आप इसको फार्मूले को आप याद रखना। सिंथेटिक हानि की मैं अगर यहाँ पे लिखता हूं, देखो, डब्ल्यू एच, तो ये हमारे पास हो जाएगा फ्लक्स डेंसिटी मैक्सिमम 1.6, एंड ये फ्रीक्वेंसी एंड वी। ठीक है, ये हमारे पास है वाट में रहेगा ये। ठीक है, ये हमारे पास हो गया। अब इसे कम करने के लिए हम क्या करेंगे? हिस्टेरिसिस लॉस को कम करने के लिए, जैसे कि मैंने इसके डीसी जनरेटर के, एक बात मैं आपको बताना चाहूंगा कि डीसी जनरेटर के जितने भी यूथ कंपटीशन में एमसीक्यू दिए हैं, उन सभी क्वेश्चन को मैंने करवा दिया। और एक मशीन कर एमसीक्यू ऑफ मशीन एक प्लेलिस्ट बनाई है, उसी में सारे के सारे क्वेश्चन डाले गए हैं, उसको भी आप देख सकते हैं और रिवाइज कर सकते हैं। ठीक है, इसको रिवीजन करने के बाद आप डायरेक्ट वहां पे जाए और उसको देखें। ठीक है, तो आपके कॉन्सेप्ट पूरा क्लियर हो जाएगा। सिलिकॉन स्टील का हम यूज कर रहे हैं इसका। ठीक है, सेकेंडली मैंने आपको बोला था कि इसमें आयरन लॉस में दो प्रकार के लॉस है, उसमें एक हिस्टेरिसिस एंड सेकेंड क्या है? एडी करंट लॉस।
ईडी करंट लॉस की अगर हम बात करते हैं, ईडी करंट लॉस हमारा आर्मेचर के अंदर जब वो अपने फ्लक्स को कट करेगा तो अपने आप के अंदर भी उसका खुद का फ्लक्स रहेगा और उसमें करंट बहेगी, तो वो इस कारण से अपना ही क्या कर रहा है, करंट अपने अंदर बह रहा, तो इस कारण से कुछ ना कुछ हीट उसमें उत्पन्न होगा, तो वो होगा हमारा एक ईडी करंट लॉस रहेगा। जो कि ईडी करंट लॉस हमें निकालने के लिए हमारे पास बी, फ्लक्स डेंसिटी का स्क्वायर, फ्रीक्वेंसी का स्क्वायर, और टी थिकनेस का स्क्वायर, और वॉल्यूम, ठीक है, ये भी वाट में रहेगा। अगर हमें क्या करना रहता है, आर्मेचर को हम क्या करते हैं, ईडी करंट लॉस को कम करना रहता, तो हम एक काम करते हैं इसमें कि इसको लेमिनेटेड करते हैं, पतली पतली सीट को बनाते हैं और उसके बीच में इंसुलेशन को लगाते हैं, ताकि जैसे एक ये सीट है, इसका करंट दूसरी सीट में ना जाए और उसका हीट कम हो, ठीक है, इस तरह से हम इसका यूज करते हैं। तो हम मैंने दोनों प्रकार के बता दिया। अब हम नेक्स्ट बात करेंगे, तीसरा सी वाला बात करेंगे, मैकेनिकल लॉस। कौन सा बात करेंगे, सी वाला, मैकेनिकल लॉस, यांत्रिक हानि, ठीक है। यांत्रिक हानि को देखते हैं हम, ये स्थिर हानि होती है, ये कुल हानि का 10 से 20% रहती है, ठीक है। मैकेनिकल लॉस की अगर हम बात करें तो ये भी किस प्रकार का लॉसेस है, कांस्टेंट लॉस है ये, ठीक है। और ये टोटल लॉस का कितना परसेंटेज है, 10 से 20% रहेगा, ठीक है। ये बेरिंग के घर्षण के कारण होता है, किसके कारण, बेरिंग के घर्षण के कारण होता है, कम्यूटेटर और कार्बन ब्रश के घर्षण के कारण इसमें रहेगा ये, किसमें, कम्यूटेटर और कार्बन ब्रश के घर्षण के कारण होता है ये। आर्मेचर पर हवा के घर्षण के कारण होने वाली हानि को वाइंडेज लॉस कहते हैं हम, ठीक है। किसको, आर्मेचर के ऊपर जो एयर रहती है उसके कारण कुछ ना कुछ घर्षण होगा, इस वाइंडेज लॉस कहेंगे हम इसे, ठीक है। अब हम एक मेन पॉइंट ये है, ऐसा पूछा जाता है कि स्टेलॉस कौन कौन से हैं। स्टेलॉस में आपको दिया जाएगा तो चुंबकीय हानि और मैकेनिकल लॉस, ठीक है। मैग्नेटिक लॉस एंड मैकेनिकल लॉस, तो देखो मैकेनिकल लॉस तो हमारे पास ये हो गया, और चुंबकीय लॉस कौन सा होगा हमारा, चुंबकीय लॉस, तो ये हमारे पास ये हो गया मैग्नेटिक लॉस, ठीक है। आयरन लॉस को हम मैग्नेटिक लॉस में काउंट कर रहे हैं। और ये मैकेनिकल लॉस, मैकेनिकल लॉस में हमारा कौन कौन सा हो गया, आर कम्यूटेटर हो गया और आर्मेचर में दोनों के बीच में जो भी घर्षण हो रहा है इसके कारण हो गया, ठीक है, स्थिर हानि। और उसके बाद फिर आर्मेचर हवा के कारण हो रहा, तो इन दोनों का कॉम्बिनेशन हो गया मैकेनिकल लॉस एंड मैग्नेटिकल लॉस, हमारा क्या हो जाएगा, स्टेलॉस में आएगा, ठीक है। अगर आगे हम बढ़ेंगे इसमें, तो देखो अब हम लॉसेस पूरे देख लिए। लॉसेस के बाद हम देखते हैं डीसी जनरेटर में अधिकतम दक्षता की स्थिति देखते हैं, कंडीशन ऑफ मैक्सिमम एफिशिएंसी। तो देखिए लॉसेस के बारे में अगर हम बात करते, परिवर्तित हानि जो कि वेरिएबल लॉस है, और कांस्टेंट स्थिर हानि, दोनों अगर इक्वल हो जाती है तो उस कंडीशन में जनरेटर मैक्सिमम एफिशिएंसी में वर्क करेगा, ठीक है। किस कंडीशन में वो वर्क करेगा, मैक्सिमम एफिशिएंसी की कंडीशन में वो वर्क करेगा, ठीक है। वेरिएबल लॉस एंड कांस्टेंट लॉस ये हो गया। फुल लोड पर जनरेटर की दक्षता अधिकतम होती है, फुल लोड के ऊपर जनरेटर की दक्षता कैसे होगी, अधिकतम होगी, ठीक है। नेक्स्ट है पावर फ्लो। अब हम एक पावर फ्लो का एक इसका डायग्राम के थ्रू इसको देखेंगे हम, पावर फ्लो कैसा होता है। सबसे पहले क्या करें हमने, इनपुट में क्या मैकेनिकल पावर देंगे, जो कि स्टेटर यहाँ पर दे रहे हैं, जो कि रोटर के द्वारा हम इसको घुमाएंगे, ठीक है। तो ये हमारे पास हो जाएगा। देखो रोटर के प्राइम मूवर के द्वारा इसको जब हम सॉफ्ट को घुमाएंगे, मैग्नेटिक फील्ड में आर्मेचर को जब घुमाएंगे, तो ये क्या होगा, आपस में कुछ ना कुछ घूमेगा तो घर्षण होगा, तो इसको एक घर्षण लॉसेस होगा यहाँ पे। फिर लोह हानि होगी, लोह हानि यानी कि आयरन लॉसेस होगी। उसके बाद वो आर्मेचर में उत्पन्न इलेक्ट्रिकल पावर होगा, कहाँ पे, आर्मेचर में। फिर वो आर्मेचर घूमेगा, मैग्नेटिक फील्ड में जो घूमेगा, तो वहां पर वो क्या करेगा, मैग्नेट को कट करेगा। और जब वो मैग्नेट को कट करेगा तो वो क्या, फेराडे का नियम बोलता, या तो फिर मैग्नेट कट कर रहा, या फिर कंडक्टर मैग्नेटिक फील्ड को कट कर रहा है, तो दोनों में किसी भी मोशन में क्या होता है, वहां पे ईएमएफ प्रोड्यूस होता है, तो वो एक आर्मेचर में एक इलेक्ट्रिकल पावर प्रोड्यूस होगा, ठीक है। ये इलेक्ट्रिकल पावर इसको हम बोलते हैं ई जी और आई ए,
इसके बराबर ये इलेक्ट्रिकल पावर होगा। ठीक है, ये पावर हमें वहां पर प्रोड्यूस होगा। उसके बाद क्या होगा, आर्मेचर में वाइंडिंग रहेगी, वाइंडिंग के कारण कॉपर लॉस होगा वहां पर। तो वो कॉपर लॉस होगा, उसको माइनस करेंगे हम। माइनस करने के बाद हमें क्या होगा, आउटपुट में हम क्या लेंगे, ब्रश के द्वारा कम्यूटेटर लगा है और ब्रश के द्वारा हम बाहर इनपुट में टर्मिनल पर लेंगे इलेक्ट्रिकल पावर। तो उसको हम बोलते हैं VIA। ये पावर हमें बाहर टर्मिनल पर मिलेगा। ठीक है, तो एक ये पावर फ्लो का एक हम डायग्राम को देखा, इस तरह से ये होता है। ठीक है, अब हम देखते हैं मैकेनिकल इफिशिएंसी। मैकेनिकल इफिशिएंसी की बात करेंगे हम, तो हमारे पास क्या है, आउटपुट में ये मिल रहा है और इनपुट में हम क्या ये दे रहे हैं। ठीक है, तो हम आई से ये काट देंगे तो V बटे इजी होगा। ठीक है, अब मैकेनिकल एफिशिएंसी हम देखते हैं, तो इनपुट में मैकेनिकल देंगे हम और ये आउटपुट में जो हमारा आर्मेचर में उत्पन्न हो रहा है ये वाला रहेगा। ठीक, उसके बाद हम देखते हैं दो प्रकार के हमने एफिशिएंसी को निकाला। उसके बाद हम दोनों को ओवरऑल एफिशिएंसी को निकालेंगे, तो हमारे पास इलेक्ट्रिकल एफिशिएंसी एंड मैकेनिकल एफिशिएंसी निकालेंगे। ठीक है, तो इस कंडीशन में क्या होगा हमारे पास कि जो हमारा आउटपुट में मिल रहा है, ये टर्मिनल पे वोल्टेज जो मिला है ये, और इनपुट में मैकेनिकल मिलेगा। ठीक है, सेकेंडली हमारे पास जनरेटर की दक्षता कितनी होगी, जनरेटर की दक्षता होगी 95%। ठीक है, कितने होगी, 95%, 95% होंगे। ठीक है, जनरेटर में स्थिर भाग। अब मैं बात करता हूं कि हमारी जनरेटर की इफिशियंसी तो हमारे पास हो गई कि मैक्सिमम इतनी रहती है, 95% रहती है। अब हम जनरेटर में कौन सा स्थिर पार्ट है, तो स्टेटर में जो लगा रहता है पोल्स, जनरेटर के पोल लगे रहते हैं वो स्थिर रहते हैं। जनरेटर में घूमने वाला भाग रहता है जो आर्मेचर रहता है, वो आर्मेचर हमारा घूमता है वहां पे मैग्नेटिक फील्ड में। ठीक है, तो ये हमारे पास आएगा। अब हम देखेंगे, इफिशियंसी वाला भी हमने देख लिया और लॉसेस भी बारे में देख लिया। अब हम देखेंगे आर्मेचर रिएक्शन। आर्मेचर रिएक्शन क्या होता है, देखिए आर्मेचर रिएक्शन का मतलब होता है, यहाँ पे देखो कि हमारे पास हम फील्ड का यूज कर रहे हैं N और S, इसके द्वारा मैग्नेट इसका खुद का वो रहेगा। अब हमारा क्या है, आर्मेचर फील्ड में घूम रहा है और वहां पर उस वाइंडिंग में क्या हो रहा है, करंट बह रहा है। आपको पता होगा कि जब भी करंट बहता तो उसके चारों ओर उसका भी मैग्नेटिक फील्ड रहता है। अब देखो कि इसका आर्मेचर का भी मैग्नेटिक फील्ड होगा, तो दोनों का आपस में मैग्नेटिक फील्ड रहेगा, तो एक दूसरे को क्या करेगा, वो कैंसिल आउट करेगा या फिर एक दूसरे का ऑपोजिशन में चलेगा। तो ये दोनों के बीच में रहता है, इसको हम आर्मेचर रिएक्शन बोलेंगे। ठीक है, क्या बोलेंगे, आर्मेचर रिएक्शन इसको हम बोलेंगे। ये वाला हो गया, ये आर्मेचर का हो गया, इस फील्ड में ये जा रहा है ये। ठीक है, और ये इस फील्ड में ये जा रहा है। ठीक है, मैग्नेटिक न्यूट्रल एक्सिस, ये हमारा मैग्नेटिक न्यूट्रल एक्सिस होता है। अब इसमें कुछ आर्मेचर रिएक्शन को समझने के लिए हमें कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होगा, अलग अलग पॉइंट्स रहेगा, इसको हमें देखना है। ठीक है, आर्मेचर की करंट के द्वारा उत्पन्न मैग्नेटिक फील्ड, किसके द्वारा, आर्मेचर की करंट, उसके द्वारा उत्पन्न मैग्नेटिक फील्ड रहेगा। इसके कारण से जो मेन मैग्नेटिक फील्ड रहेगा उसको क्या करेगा, वो इफेक्टेड करेगा, उसी को आर्मेचर रिएक्शन बोलेंगे। आर्मेचर की करंट के द्वारा उत्पन्न मैग्नेटिक फील्ड मेन पोल के मैग्नेटिक फील्ड को प्रभावित करता है, इसे आर्मेचर रिएक्शन कहते हैं। दिस इज इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। ठीक है, आपको एक लाइन में या एक, मान के चलो 2 लाइन में इसका आंसर देना है, तो आप इसको याद रखें। ठीक है, आर्मेचर रिएक्शन क्या है, तो आर्मेचर के द्वारा, आर्मेचर की करंट के द्वारा जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो रहा है और वह मेन पोल की मैग्नेटिक फील्ड को इफेक्ट कर रहा है, तो वही आर्मेचर रिएक्शन। अब आर्मेचर रिएक्शन के दो प्रभाव है। ठीक है, कौन कौन से दो प्रभाव है उसको हम देखेंगे। दो प्रभाव कौन कौन से है, तो आर्मेचर रिएक्शन के दो प्रभाव रहेगा। फर्स्ट वाला प्रभाव हमारा क्रॉस मैग्नेटाइजिंग रहेगा। ठीक है, जिसे डिस्ट्रोइंग भी बोलेंगे, डिस्ट्रोइंग प्रभाव। एंड सेकेंडली होगा होगा डिमैग्नेटाइजिंग या वीकनिंग प्रभाव। डिमैग्नेटाइजिंग एंड वीक होगा, डिमैग्नेटाइज होगा या वीक। और क्रॉस में क्या रहेगा कि उसको बीच में से तोड़ने की वो कोशिश करेगा। ठीक है, तो ये दो प्रभाव है, उसको हम एक एक करके अब डिटेल में थोड़ा सा हम इसको समझेंगे कि क्या होता है क्रॉस मैग्नेटाइजिंग प्रभाव, क्या होता है। अब देखिए, क्रॉस मैग्नेटाइजिंग प्रभाव क्या होगा, तो आर्मेचर की करंट के द्वारा उत्पन्न मैग्नेटिक फील्ड क्या करेगा, मेन पोल की फ्लक्स को क्या करेगा, बीच से तोड़ने की कोशिश करता है। ठीक है, क्या करेगा, क्रॉस मैग्नेटाइजिंग प्रभाव कहते हैं इसका। क्या बोलेंगे,
कि उसको बीच से तोड़ने की कोशिश करेगा, तो वो हो गया क्रॉस मैग्नेटाइजिंग, उसको क्रॉस करने की कोशिश करेगा। ठीक है, इस प्रभाव के कारण जो हमारा MNA है, अक्ष आर्मेचर के घूमने की दिशा में 0 डिग्री आगे शिफ्ट हो जाता है और कार्बन ब्रश पर स्पार्किंग होने लगती है। क्या होने लगती है? कार्बन ब्रश के ऊपर स्पार्किंग होगी इसके कारण से। ठीक है, वो बीच में से तोड़ने की कोशिश करेगा, तो वो अपनी पोजीशन को चेंज करेगा। ठीक है, मैग्नेटिक न्यूट्रल अक्सिस रहता है MNA, जिसको हम बोलते हैं। ठीक है, वो आगे शिफ्ट हो जाएगा, तो वो आगे की ओर शिफ्ट होगा, तो हमारा क्या होगा? कार्बन ब्रश में स्पार्किंग होगा उसमें। ठीक है, इस प्रभाव को समाप्त करने के लिए हम कंपनसेटिंग वाइंडिंग का यूज करते हैं। ठीक है, अब कंपनसेटिंग वाइंडिंग क्या होता है, मैं आगे इसको समझाऊंगा। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। अब हम डीमैग्नेटाइजिंग प्रभाव क्या होता है? किसका? डीमैग्नेटाइजिंग प्रभाव क्या है? आर्मेचर की करंट के द्वारा उत्पन्न मैग्नेटिक इफेक्ट, आर्मेचर की करंट के द्वारा उत्पन्न मैग्नेटिक फ्लक्स मेन पोल के मैग्नेटिक फ्लक्स को कमजोर करता है। यहाँ पर तोड़ नहीं रहा है, लेकिन जो मेन पोल की फ्लक्स है उसको क्या कर रहा है? कमजोर कर रहा है। तो आर्मेचर रिएक्शन कहेंगे हम, का डीमैग्नेटाइजिंग प्रभाव कहते हैं। इस प्रभाव के कारण आर्मेचर में उत्पन्न ईएमएफ का टर्मिनल वोल्टेज का मान कैसा हो जाएगा? कम हो जाएगा। ठीक है, डीमैग्नेटाइजिंग प्रभाव इसके कारण से क्या होगा कि जो आर्मेचर में उत्पन्न ईएमएफ रहेगा वो टर्मिनल वोल्टेज का कम हो जाएगा। अब हम इस प्रभाव को भी कुछ कम करने के लिए हम कुछ एक्स्ट्रा क्या यूज कर रहे हैं? एम्पियर टर्न्स का यूज कर रहे हैं। क्या है? इस प्रभाव को कम करने के लिए मेन पोल पर हम क्या कर रहे हैं कि उसमें टर्न्स की संख्या को बढ़ा रहे हैं। ठीक है, तो आर्मेचर रिएक्शन आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। दो प्रकार का है आर्मेचर रिएक्शन, क्रॉस मैग्नेटाइजिंग एंड डीमैग्नेटाइजिंग। क्रॉस मैग्नेटाइजिंग कंपनसेटिंग वाइंडिंग के द्वारा उसको एलिमिनेट करेंगे हम, और डीमैग्नेटाइजिंग को हम पोल के ऊपर अधिक टर्न्स का यूज करेंगे हम। ठीक है, देखते हैं हम JNA और MNA क्या होता है। ठीक है, जनरेटर में आर्मेचर पर स्थित, किसके ऊपर? आर्मेचर पर स्थित दो पोल के मध्य वह अक्ष जिस पर चुंबकीय क्षेत्र का प्रभाव नगण्य रहता है। दो पोल रहेगा, उनके मध्य में एक ऐसा अक्ष बनेगा कि दोनों के बीच में क्या रहेगा कि उसका प्रभाव 0 होगा। उसको बोलेगा ज्यामेट्रिक न्यूट्रल अक्ष बोलेंगे। क्या बोलेंगे? ज्यामेट्रिक न्यूट्रल अक्ष। नेक्स्ट है MNA, मैग्नेटिकल न्यूट्रल अक्ष। आर्मेचर पर स्थित वह अक्ष जिस पर रखे हुए आर्मेचर कंडक्टर में उत्पन्न ईएमएफ का मान शून्य होता है। क्या है? आर्मेचर पर स्थित वह अक्ष जिस पर रखे हुए आर्मेचर कंडक्टर में उत्पन्न ईएमएफ का मान कैसा होता है? इसमें शून्य होता है। तो MNA बोलते हैं इसका। ठीक है, नो लोड पर आर्मेचर, नो लोड पर MNA और GNA क्या होगा? दोनों एक साथ रहेंगे। कब? नो लोड के कंडीशन में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे अब हम। नेक्स्ट क्वेश्चन, सॉरी, नेक्स्ट जो भी पॉइंट है उसको देखते हैं। ठीक, लोड बढ़ने पर MNA और JNA में 5 डिग्री आगे बढ़ जाता है। MNA इससे आगे बढ़ जाता है। MNA किससे? GNA से। डीसी मशीन में कार्बन ब्रश सैद्धांतिक रूप से मैग्नेटिक न्यूट्रल अक्ष पर रखे जाते हैं। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसको पूछता है कि डीसी मशीन में कार्बन ब्रश किसके ऊपर लगाया जाता है? तो मैग्नेटिक न्यूट्रल अक्ष पर रखा जाता है। इसका मेन कारण ये है कि इसके ऊपर हम रखते हैं तो उसमें रहता है कि स्पार्किंग कम हो जाता है। ठीक है, और प्रैक्टिकली कंडीशन में क्या रहता है? प्रैक्टिकली कंडीशन में कार्बन ब्रश को पोलर एक्सिस्ट पर रखे जाते हैं तथा इलेक्ट्रिकल रूप से मैग्नेटिक न्यूट्रल अक्ष कोइल से जुड़े होते हैं। ठीक है, तो ये हमारे पास था आर्मेचर रिएक्शन से, इस टॉपिक से रिलेटेड जितने क्वेश्चन थे मैं उसको डिस्कस किया और उसको एक्सप्लेन करने की कोशिश की। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे मैकेनिकल डिग्री एंड इलेक्ट्रिकल डिग्री। मैकेनिकल डिग्री एंड इलेक्ट्रिकल डिग्री दोनों के बीच में हम देखना है। ठीक है, ये हमारे पास मैकेनिकल डिग्री और इलेक्ट्रिकल डिग्री के बीच में रिलेशन है। अब इसमें क्या होता है? ये मैकेनिकल डिग्री होगा P। मैकेनिकल डिग्री के साथ आप पोल को काउंट करें
आप याद रखने में इजीली रहेगा, ठीक है, मैकेनिकल पोल के साथ और 2 इलेक्ट्रिकल डिग्री के साथ। तो इसमें अगर पोल और मैकेनिकल डिग्री किसी दो का मान दिया रहेगा तो आपको न्यूमेरिकल में क्वेश्चन पूछ सकता है, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे मैं आपको पूछता हूँ, दो पोल के जनरेटर में मैकेनिकल डिग्री एंड इलेक्ट्रिकल डिग्री बराबर होती है, क्यों? जैसे कि हमारे पास P बराबर यहाँ पे 2 है, तो 2 से 2 से कट जाएगा, तो ये मैकेनिकल डिग्री एंड इलेक्ट्रिकल डिग्री इज इक्वल, ठीक है। इस कंडीशन पे कब? जब दो पोल रहेंगे तो मैकेनिकल डिग्री एंड इलेक्ट्रिकल डिग्री सेम होगी, ठीक है। एंड मैकेनिकल डिग्री क्या होगा अब हम देखते हैं। दो पोलों के ध्रुवीय अक्ष एक दूसरे को जिस बिंदु पर काटते हैं उस बिंदु पर बनने वाला कोण मैकेनिकल डिग्री कहलाता है। दो पोल के बीच में दो पोल रहेंगे, उसके बीच में क्या होगा, ध्रुव अक्ष एक दूसरे को जिस बिंदु के ऊपर काटेंगे बनने वाला कोण क्या रहेगा, मैकेनिकल डिग्री बनेगा, ठीक है। उसी प्रकार हम इलेक्ट्रिकल डिग्री के बारे में बात करेंगे तो क्या है, एन पोल के केंद्र से लेकर एस पोल के केंद्र तक किसी चालक तार को घुमाने पर किसी चालक तार को घुमाने पर 180 इलेक्ट्रिकल वेव फॉर्म की ईएमएफ उत्पन्न होते हैं, अतः इसे 180 इलेक्ट्रिकल डिग्री कहते हैं। क्या बोलेंगे? उसे 180 इलेक्ट्रिकल डिग्री कहेंगे उसका, ठीक है। तो इसको भी ध्यान रखना, एन पोल के केंद्र से एस पोल के केंद्र तक किसी चालक तार को घुमाने पर 180 इलेक्ट्रिकल वेव फॉर्म की ईएमएफ उत्पन्न होती है, अतः इसे 180 इलेक्ट्रिकल डिग्री कहते हैं, ठीक है। आगे बढ़ेंगे अब हम, इसमें एक न्यूमेरिकल है, ठीक है। पोल दिया है इसमें P बराबर 6, जनरेटर में आर्मेचर एक चक्कर घुमाने पर एक इलेक्ट्रिकल डिग्री घूमता है, ठीक है। एक चक्कर में मैकेनिकल डिग्री कितना होगा, एक पोल कितना घूम जाएगा, 360 घूमेगा, ठीक है। तो मैकेनिकल डिग्री, इलेक्ट्रिकल डिग्री हमें निकालना है, तो अब ये फार्मूला हमारे पास P बराबर 2E है, तो मैकेनिकल डिग्री 360 है और पोल है 6, बटे में हम 2 कर लेंगे और ये इलेक्ट्रिकल डिग्री आ जाएगा, ठीक है। 2 से इसको हम काटेंगे तो 3 बार में चले जाएगा, इसको हम इसमें गुना करेंगे, ये है 0, 3 छंग 18 के 8, 81, 3 3 9 और 10, तो 1080 डिग्री ये इलेक्ट्रिकल आएगा, कितना इलेक्ट्रिकल डिग्री आ जाएगा, ठीक है। कॉम्पनसेटिंग वाइंडिंग, कॉम्पनसेटिंग वाइंडिंग होती क्या है? देखो, कॉम्पनसेटिंग वाइंडिंग को मैंने आपको बोला था कि ये आर्मेचर के क्रॉस मैग्नेटाइजिंग इफेक्टों को कम करती है, इसलिए हम कंपनसेटिंग वाइंडिंग का यूज कर रहे हैं। और ये होती है आर्मेचर के डायरेक्टली सीरीज में जुड़ी जाती है, ये देखो, ये पोल के ऊपर जुड़ी जाती है, यहाँ पे पोल रहेगा, इसमें ये कंपनसेटिंग वाइंडिंग जुड़ी है, ठीक है। कंपनसेटिंग वाइंडिंग आर्मेचर वाइंडिंग के क्रॉस मैग्नेटाइजिंग इफेक्टों का प्रभाव को समाप्त करने के लिए यूज कर रहे हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, इसको भी याद रखिए आप, ठीक है। मैं रिवीजन के तौर पे ले रहा हूँ, इसलिए मैं ज्यादा डीप में नहीं जाऊंगा, यहीं तक रहूंगा, ठीक है। ये आपको जेई और लाइनमैन दोनों के लिए बहुत हेल्पफुल रहेगा। मैं आपसे एक ही निवेदन करूंगा कि आप मेरे साथ जुड़े हैं या नए हो, तो मेरे को बस आपसे कुछ भी नहीं लेना देना है। आप अपना नाम बता सकते हैं, आप अपनी तैयारी का टारगेट बता सकते हैं या एलपी की या जिसकी भी तैयारी कर, बस आप चाहो तो, कोई जबरदस्ती नहीं, आप चाहो तो हमारे साथ जुड़ सकते हैं, और हमारी हेल्प के लिए बस आप सब्सक्राइब कर सकते हैं, उसको लाइक कर सकते हैं, थोड़ा सा मोटिवेशन बढ़ा सकते हैं कि इस लेक्चर के द्वारा आपको जो भी लाभ मिला, तो नाइस या कुछ भी लिख सकते हैं आप, आपकी जैसी मर्जी, ठीक है। या कुछ गलती हो पढ़ाने में तो आप वो भी बताइए, ताकि हम इसमें इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं। देखिए, मैं क्या हूँ कि यहाँ के ही सीखा हूँ, ना तो मैं ऊपर से सीख के आया हूँ, ठीक है ना। तो इस कारण से मैं भी सीख रहा हूँ और सिखा रहा हूँ, यही है मेरा भी उद्देश्य, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं। ये वाइंडिंग केवल बड़ी डीसी मशीन में हम यूज करते, क्यों? कंपनसेटिव वाइंडिंग को बड़ी मशीन में यूज करते हैं, जहां पर रोलिंग मिल मोटर रहती है, टर्बो जनरेटर का यूज करते हैं, वहां पे हम इसको करेंगे, ठीक है। अब मैं बात करूंगा कम्यूटेटर होता क्या है। आर्मेचर रिएक्शन के बाद कम्यूटेटर कम्यूटेशन के बारे में बात करते हैं, ठीक है। तो देखिए, कम्यूटेशन क्या होता है। डीसी जनरेटर के आर्मेचर में उत्पन्न एसी करंट को डीसी करंट में परिवर्तित करने की प्रक्रिया को कम्यूटेशन कहलाता है। क्या कहलाता है? कम्यूटेशन कहलाता है। डीसी जनरेटर के आर्मेचर में उत्पन्न एसी करंट को
डीसी करंट में परिवर्तित करने की प्रक्रिया को कम्यूटेशन कहते हैं। अब कम्यूटेशन को संभव बनाने के लिए हम क्या करते हैं डीसी मशीन में, उसको हम आर्मेचर के साथ में रोटर के साथ लगाते हैं, जो सॉफ्ट रहती है उसके ऊपर हम लगाएंगे इसको। वह विधि जिसके द्वारा शॉर्ट सर्किट होने वाली आर्मेचर कॉइल में करंट को रिवर्स करते हैं, वह एम एन ए को क्रॉस कर रही होते हैं, कम्यूटेशन कहलाता है ये। ठीक है। जितने समय तक आर्मेचर कॉइल कार्बन ब्रश द्वारा शॉर्ट सर्किट रहती है, उसको कम्यूटेशन पीरियड कहेंगे। किसके द्वारा? जितने समय तक आर्मेचर कॉइल रहेगी, जो कार्बन कार्बन की जो ब्रश रहेगी उसमें शॉर्ट रहेगी, उसको कम्यूटेशन पीरियड बोलेंगे। ठीक है। यदि एम एन ए पर शॉर्ट सर्किट होने वाली आर्मेचर कॉइल में करंट के रिवर्स होने का पीरियड कम्यूटेशन पीरियड के बराबर होता है, और कम्यूटेशन आदर्श कम्यूटेशन होता है। कैसा? एक आदर्श कम्यूटेशन होता है। देखो आप यहाँ पे, अगर ये दोनों के बीच में जितने समय तक ये शॉर्ट रहेगी, इसी को हम कम्यूटेशन पीरियड करेगा। देखो यहाँ पे क्या है, पहला हमारा कार्बन ब्रश का स्पार्किंग नहीं होनी थी, फर्स्ट में ये ए के ऊपर है। ठीक है। जैसा जैसा आगे बढ़ेगा, ये ए के ऊपर है तो दोनों का करंट आ रहा है, इधर से 20 आ रहा है, इधर से 20 आ रहा है, तो 40 एम्पियर आ रहा है इधर। अब ये थोड़ा सा आगे बढ़ा, थोड़ा सा आगे बढ़ा तो इस कोयल को हटाया और इधर से आया, इधर से इसने 30 करंट लिया और इधर से थोड़ा सा बढ़ा तो 10, तो ये 40 लिया, और थोड़ा आगे बढ़ा तो ये हमारे पास टोटली इधर आ गया। ठीक है। इस टाइप से मतलब आगे बढ़ता जाएगा वो। अब दोनों को जब इसको छोड़ेगा, ठीक है, एक से, जैसे ये 20 से एक की ओर गया, तो यहाँ से ये जंप करेगा तो यहाँ पे कुछ ना कुछ इसमें स्पार्किंग होता है, जंप स्पार्किंग। तो यहाँ पे होता है सेल्फ इंडक्टेंस। क्या है? सेल्फ इंडक्टेंस ईएमएफ, जिसे हम रेक्टेंस वोल्टेज बोलेंगे, या फिर इसको हम क्या बोलेंगे? रेक्टेंस वोल्टेज बोलते हैं, है ना। तो उसी को हम, इस कारण से कुछ ना कुछ इसमें स्पार्किंग होता है। ठीक है। डीसी जनरेटर में जनित जितने समय में कार्बन ब्रश कम्यूटेटर के एक सेगमेंट से दूसरे सेगमेंट में शिफ्ट होता है, एक सेगमेंट से दूसरे सेगमेंट में शिफ्ट होता है, उतने समय में एम एन ए के आर्मेचर कोयल की करंट रिवर्स नहीं होती, उतने ही समय में वो क्या रिवर्स नहीं हो पाती है। अतः बची हुई करंट क्या करेगी? कार्बन ब्रश पर जंप करती है, कार्बन ब्रश के ऊपर क्या करेगी? वो जंप करेगी। इससे कम्यूटेशन क्या होगा? खराब होगा, और वो जल्दी हिट होगा वहां पे। ठीक है। अब कम्यूटेशन के खराब होने का कारण, मुख्य कारण होता है एम एन ए और शॉर्ट सर्किट होने वाली आर्मेचर कोइल का सेल्फ इंडक्टेंस या सेल्फ इंडक्टेंस ईएमएफ रेक्टेंस वोल्टेज होता है। ठीक है। अब कम्यूटेशन क्या है? कम्यूटेशन तो हो रहा, आपने किस कारण से हो रहा वो भी अपन ने देख लिया। अब हमारी बारी आती है कि हम कम्यूटेशन को कैसे सही करें। ठीक है। कम्यूटेशन को हमें कैसा सही करें ताकि हमारा जो जनरेटर है वो उसकी इफिशिएंसी हम बढ़ा सके। ठीक है। कम्यूटेशन सुधारने की विधि, कम्यूटेशन को सुधारने अर्थात कार्बन ब्रश पर इस स्पार्किंग को कम करने के लिए निम्न विधि का हम यूज करेंगे, निम्न विधि का हम यूज करेंगे। रेजिस्टेंस कम्यूटेशन होता है और एक ईएमएफ कम्यूटेशन होता है। अब रेजिस्टेंस कम्यूटेशन में क्या होगा, मैं आपको इसमें बताता हूं। देखो, इस विधि में हम क्या करते हैं, कम्यूटेशन सुधारने के लिए लो रेजिस्टेंस कॉपर ब्रश का यूज करेंगे, किस जगह हम क्या करेंगे? हाई रेजिस्टेंस का यूज कर रहे हैं। जैसे कि मैंने आपको ब्रश पढ़ाया था अलग अलग, तो वहां पे हम कॉपर ब्रश, ग्रेफाइट का ब्रश, और कौन सा ब्रश यूज कर रहे थे हम? कार्बन ब्रश। तो हम कार्बन ब्रश का अधिकतर यूज करते हैं क्योंकि इसका रेजिस्टेंस ज्यादा रहता है, ठीक, और लुब्रिकेटेड रहता है। ठीक है। कार्बन ब्रश स्पार्किंग को केवल कुछ कम कर पाता है, लेकिन कॉम्बिनेशन को पूरी तरह से वो सुधार नहीं सकता। इतना ध्यान देना कि वो पूरी तरह से समाप्त नहीं करेगा, लेकिन उसको कम करेगा। कार्बन ब्रश यूज करने का दूसरा लाभ यह भी होता है कि इसमें सेल्फ लुब्रिकेशन गुण आता है। ठीक है। सेल्फ लुब्रिकेशन गुण होने के कारण है कि वो ज्यादा जल्दी घिसेगा नहीं, और हमें जल्दी ब्रश को चेंज नहीं करना पड़ेगा। ठीक है। पॉलिश और स्मूथ चलता है वो। ठीक है। लेकिन कार्बन ब्रश को निम्न दोष भी होता है इसमें। क्या होगा इसमें? तो इसमें वोल्टेज ड्रॉप होता है।
क्या होगा, कार्बन ब्रश पर प्रत्येक ब्रश में एक वोल्टेज ड्रॉप हो जाता है। कार्बन ब्रश पर करंट घनत्व भी कम होता है, ठीक है, जिससे उसका साइज क्या, बड़ा करना पड़ेगा। कॉपर की तुलना में साइज इसको बड़ा करना पड़ेगा। ठीक है। फर्स्ट टॉपिक में आपको बताया कि हम कम्यूटेशन को कैसे कम करेंगे, क्यों, उसका रेजिस्टेंस बड़ा कर। सेकेंड वाला हम क्या करेंगे, ईएमएफ को, ईएमएफ के द्वारा, ईएमएफ कम्यूटेशन, ईएमएफ, क्या इस विधि में कम्यूटेशन को सुधारने के लिए हम इंटरपोल को या फिर कम पोल का यूज करते हैं। इंटरपोल आपने सुना होगा, जो कि मतलब मेन पोल से छोटे साइज में रहते हैं। ठीक है, मेन पोल से छोटे होते हैं तथा ये इन्हें योग पर मेन पोल के मध्य में लगाते हैं, और ये मोटे कॉपर वायर को वाइंडिंग के कुछ टर्न लगाते हैं इसमें हम। ठीक है, वाइंडिंग के कुछ टर्न, जैसे कि ये है इंटरपोल, और इसको भी हम क्या करेंगे, कंपनसेटिंग वाइंडिंग के जैसे इंटरपोल को भी सीरीज में कनेक्ट करेंगे। ठीक है, कैसे, सीरीज में, ये है, ये हमारे पास इंटरपोल है, ये मेन पोल है। ठीक है, तो ये हमारे पास हो जाएगा। इंटरपोल वाइंडिंग आर्मेचर के सीरीज में जोड़े जाते हैं। ठीक है, इंटरपोल की ध्रुवता आर्मेचर के घूमने की दिशा में सामने वाले मेन पोल के समान होती है। ठीक है, तो ये होगा कि सामने वाला मेन पोल कौन सा है, ये वाला है सामने वाला, तो ये एस है। मोटर के केस में इसका ऑपोजिट हो जाएगा, ये क्या है, एस है, तो ये यहाँ पे एन रहेगा। ठीक है, तो इस टाइप से रहेगा, ये जनरेटर के बारे में आपको बता रहा है। इंटरपोल की ध्रुवता आर्मेचर के घूमने की दिशा में सामने वाले मेन पोल के समान होती है। इंटरपोल को हम एम एन ए अक्ष पर लगाते हैं, किसमें, एम एन ए अक्ष पर लगाते हैं। जब आर्मेचर कोइल एम एन ए के को क्रॉस करते हैं, तो वह इंटरपोल की फ्लक्स को काटती है। इससे उसमें ईएमएफ उत्पन्न होती है। यह ईएमएफ रेक्टेंस वोल्टेज के विपरीत होती है, इसे समाप्त कर देती है। ठीक है, ईएमएफ उत्पन्न होगी और इसके विपरीत होगी, उसे समाप्त कर दे, इससे कम्यूटेशन पूरी तरह से समाप्त हो जाता है, सुधर जाता है। इंटरपोल कम्यूटेशन को सुधारने के साथ साथ आर्मेचर रिएक्शन को के क्रॉस मैग्नेटाइजिंग प्रभाव को भी पूरी तरह से समाप्त करता है। तो इंटरपोल लगाने से हमें दो बेनिफिट है, एक तो आर्मेचर रिएक्शन भी कम हो रहा है और कम्यूटेशन भी पूरी तरह से सुधर रहा है। ठीक है, अब हम देखते हैं शंट जनरेटर ऑन लोड। ऑन यानी कि शंट जनरेटर को अगर हम लोड पर काम करवाते हैं, ठीक है, किसके ऊपर, लोड के ऊपर, तो वो क्या होगा। ठीक है, तो अब हम देखते हैं, ये हमारे पास है आर्मेचर और ये है शंट में वाइंडिंग, ये वाइंडिंग है। ठीक है, शंट करंट निकालने के लिए मैंने आपको बोला था शंट करंट के V बटे हो जाएगा शंट रेजिस्टेंस, यहाँ पे इसका करंट आएगा, यहाँ पे रेजिस्टेंस भी रहेगा इसका शंट में, आर्मेचर रेजिस्टेंस भी रहता है यहाँ पे। ठीक है, लोड करंट या आर्मेचर करंट। तो आप देखिए इसमें क्या होता है, एक ये डायग्राम बनाया। ठीक है, ये नो लोड की कंडीशन में है। नो लोड में क्या है, सबकी सब वोल्टेज इसके सेम है, लेकिन जैसे जैसे लोड बढ़ाते गया तो क्या हुआ कि ये लोड है ना इसी तरह से नहीं रहा, ये वाला लोड इसी नहीं रहा, ये थोड़ा सा कम हुआ, ये आर्मेचर आर्मेचर लॉसेस के कारण, कॉपर लॉसेस के कारण। फिर ये थोड़ा सा और कम हुआ है डीमैग्नेटाइजिंग के कारण, और ये फील्ड की लॉसेस के कारण ये वाला। तो ये 5 से 10% स्लाइडली ड्रॉपिंग हो जाता है, मतलब थोड़ा सा इसमें कम हो जाता है। ठीक है, संट जनरेटर को पहले बिल्डअप करते हैं, फिर उसके टर्मिनल पर लोड जोड़ते हैं। ठीक है, पहले क्या कर रहे हैं, उसको ऑन कर रहे हैं, उसके बाद हम इसको जोड़ रहे हैं। संट जनरेटर के टर्मिनल पर लोड चलने से उसकी टर्मिनल वोल्टेज फुल टर्मिनल तक 5 से 10% तक कम हो जाती है। इसे जनरेटिंग गुण को हम स्लाइटली ड्रॉपिंग गुण कहते हैं। क्या बोलेंगे, स्लाइटली ड्रॉपिंग वोल्टेज गुण कहते हैं। ठीक है, शंट जनरेटर के टर्मिनल वोल्टेज में यह कमी निम्न 3 कारण से होती है। जैसे मैंने आपको बोला कि आर्मेचर रेजिस्टेंस के कारण में वो वोल्टेज ड्रॉप होगा, आर्मेचर रिएक्टेंस के डिमैग्नेटाइजिंग प्रभाव के कारण होगा, और फील्ड करंट के कुछ कम हो जाने के कारण। ठीक है, नेक्स्ट है सीरीज जनरेटर ऑन लोड। सीरीज जनरेटर ऑन लोड में देखते हैं हम। सीरीज में हम क्या कर रहे हैं, ये जनरेटर हमारा है और सीरीज में ये वाइंडिंग है, ये वाइंडिंग सीरीज में रहेगी, तो ये लोड करंट रहेगी वो सीरीज फील्ड की वाइंडिंग रहेगी। ठीक है, तो इसमें नो लोड पर ये रहेगा, नो लोड पर क्या है, 4 से 10 वोल्ट तक ये जनरेट करेगा, लेकिन जैसे जैसे लोड बढ़ाते जाएंगे तो इसका वोल्टेज भी बढ़ता जाएगा, तो ये राइजिंग वोल्टेज गुण रखता है। तो ये डायरेक्टली आपको पूछेगा राइजिंग वोल्टेज गुण कौन रखता है, तो सीरीज।
ठीक है, सीरीज जनरेटर के टर्मिनल पर पहले हम लोड को जोड़ेंगे, फिर इसको स्टार्ट करेंगे। लेकिन संट में क्या था, पहले हम लोड को नहीं जोड़ रहे थे, पहले इसको बिल्डअप कर रहे थे। ठीक है, सीरीज जनरेटर की नो लोड वोल्टेज सबसे कम होती है, कितने होती है, 4 से 10 वोल्ट तक होते हैं। लोड बढ़ने पर फुल लोड तक इसकी टर्मिनल वोल्टेज बढ़ती जाती है, अतः यह गुण राइजिंग वोल्टेज गुण कहलाता है। क्या है, राइजिंग वोल्टेज गुण कहलाता है। अब आती बारी कम्युलेटिव कंपाउंड जनरेटर की। कम्युलेटिव कंपाउंड जनरेटर अलग रहता है। ठीक है, कंपाउंड जनरेटर। ठीक है, कम्युलेटिव कंपाउंड, जैसे नहीं, ये नो लोड पे है, ये फुल लोड पे यहाँ पे। ठीक है, तो देखो ये हमारे पास टर्मिनल वोल्टेज है, तो पहले तो सब सेम मिल रहा था नो लोड पर, लेकिन जैसे जैसे हम बढ़ाते गए तो ये होगा, बढ़ जाएगा। ये ओवर कंपाउंड जनरेटर का काम है ये, जो कि जैसे जैसे लोड बढ़ाते जाएगा तो उसका वोल्टेज कैसा हो जाएगा, बढ़ जाएगा, ऊपर होगा। ठीक है, और लेवल कंपाउंड रहता है, जैसे जैसे बढ़ाएंगे कुछ हद तक वो बढ़ेगा, बट फिर वो फुल लोड पर सेम आ जाएगा, जितना था कि नो लोड पर उतना ही वोल्टेज वहाँ पे। तो इसको हम बोलेंगे फ्लैट कंपाउंड जनरेटर भी बोलते हैं, या लेवल कंपाउंड जनरेटर भी बोलेंगे। ठीक है, और नेक्स्ट आता है तीसरा जनरेटर, अंडर कंपाउंड जनरेटर, जो कि जैसे जैसे लोड बढ़ाएंगे वैसे वैसे उसका टर्मिनल वोल्टेज कम होगा, तो अंडर कंपाउंड जनरेटर बोलेंगे इसका। अंडर कंपाउंड जनरेटर में आता है डिफरेंशियल कंपाउंड जनरेटर आता है ये, और इसमें आता है कॉम्पिलेटिव कंपाउंड जनरेटर, जो ओवर कंपाउंड जनरेटर और लेवल कंपाउंड जनरेटर में है। ठीक है, तो ये आप याद रखना। अब मैं देख, इसमें कुछ और पॉइंट होगा, इसको पढ़ लेते ताकि कुछ ना कुछ आपको एक्स्ट्रा पॉइंट मिलना चाहिए हमें। ठीक है, ओवर कंपाउंड जनरेटर, यदि कंपाउंड जनरेटर के सीरीज फील्ड एम्पियर टर्न को नियंत्रित करने पर उसकी फुल लोड टर्मिनल वोल्टेज का मान नो लोड टर्मिनल वोल्टेज से ज्यादा होता है, तो उसे ओवर कंपाउंड। लेवल या फ्लैट कंपाउंड जनरेटर में वो क्या है, वो कंपाउंड जनरेटर जिसकी फुल लोड टर्मिनल वोल्टेज का मान उसकी नो लोड टर्मिनल वोल्टेज के मान के बराबर हो है, लेवल या फ्लैट कंपाउंड जनरेटर कहलाता है। ठीक है, अंडर कंपाउंड जनरेटर की मैं बात करूँ, वो कंपाउंड जनरेटर जिसकी फुल लोड टर्मिनल वोल्टेज का मान उसकी नो लोड टर्मिनल वोल्टेज के मान से कम हो, अंडर कंपाउंड जनरेटर कहलाता है। ठीक है, नेक्स्ट है वोल्टेज रेगुलेशन। वोल्टेज रेगुलेशन होता क्या है, देखिए वोल्टेज रेगुलेशन की डेफिनेशन में आपको बताता हूँ कि जनरेटर के नो लोड वोल्टेज और फुल लोड वोल्टेज के टर्मिनल में जो अंतर आएगा उसको हम वोल्टेज रेगुलेशन कहेंगे। फुल लोड वोल्टेज के पद में इसको प्रतिशत में व्यक्त करते हैं। ठीक है, जैसे नो लोड, ये फुल लोड है, नो लोड माइनस फुल लोड बटे फुल लोड करा, उसको हम परसेंटेज में निकालना चाहे तो 100 का इंटू कर दिया हमने। ठीक है, तो ये है वोल्टेज रेगुलेशन। क्या है, वोल्टेज रेगुलेशन का मान कम से कम होना चाहिए, आदर्श स्थिति में इसका मान शून्य होना चाहिए। लेवल कंपाउंड या फ्लैट कंपाउंड का जो वोल्टेज रेगुलेशन कैसा होगा, सेम, तो उसका तो जीरो होगा ना, सबसे कम होता है, और इसके बाद संट का रहता। तो आप ध्यान देना, सबसे कम वोल्टेज रेगुलेशन किसका है, तो लेवल कंपाउंड या फ्लैट कंपाउंड का है। ठीक है, सबसे ज्यादा वोल्टेज रेगुलेशन सीरीज का रहता है, किसका, वोल्टेज रेगुलेशन सीरीज का रहेगा। अब ये लास्ट है कि हम कहाँ कहाँ किसको यूज करें। जैसे कि डीसी संट जनरेटर का यूज कहाँ पे कर रहे हैं हम, डीसी संट जनरेटर का यूज हम बैटरी चार्जिंग करने के लिए यूज करेंगे। कहाँ पर, बैटरी चार्जिंग के लिए। अल्टरनेटर को एक्साइटेड करने के लिए भी हम डीसी जनरेटर का, संट जनरेटर का यूज कर सकते हैं। ठीक है, और डीसी सीरीज जनरेटर का यूज बूस्टर के रूप में डिस्ट्रीब्यूशन में करते हैं, बूस्टर के रूप में डिस्ट्रीब्यूशन में करेंगे, और नेटवर्क में वोल्टेज को बढ़ाने के लिए करते हैं। किसको, नेटवर्क में वोल्टेज को बढ़ाने के लिए करते हैं। ठीक है, कोम्युलेटिव कंपाउंड जनरेटर इसका उपयोग सबसे ज्यादा करते हैं। कोम्युलेटिव कंपाउंड का यूज हम ज्यादा करते हैं, इलेक्ट्रिक टेक्शन में करेंगे, और डीसी सप्लाई में करेंगे, लैंप को जलाने के लिए भी हम करेंगे, वोल्टेज सप्लाई देने के लिए भी हम इसका कोम्युलेटिव कंपाउंड। लेकिन डिफरेंशियल कंपाउंड का यूज हम आर्क वेल्डिंग में ही करते हैं। कहाँ पर, ओनली आर्क वेल्डिंग, डीसी आर्क वेल्डिंग में करेंगे। ठीक है, डीसी जनरेटर की तुलना में रोटेटिंग एम्पलीफायर से हम करते हैं इसको। कैसे, रोटेटिंग एम्पलीफायर से डीसी जनरेटर का टर्मिनल पर मिलने वाला वोल्टेज ध्रुवता दो विधि द्वारा परिवर्तित कर सकते हैं। तो फर्स्ट वाला हो जाएगा आर्मेचर के घूमने की दिशा को परिवर्तित करके,
और फील्ड वाइंडिंग में परिवर्तित करके, कैसे आर्मेचर के घूमने की दिशा को परिवर्तित करके या फील्ड वाइंडिंग में परिवर्तन करने से। ठीक है, तो ये हमारे पास रहेगा, यहाँ तक था। इतना ही रहेगा हमारे पास कि जितना था मैंने आपको पूरा की पूरा रिवीजन 2 लेक्चर में कर दिया। एक लेक्चर मैंने पहले ले लिया है और ये कंप्लीट में रिवीजन करवा दिया आपको। तो ये लाइनमैन के लिए आज एलपी का रिजल्ट आ गया है, और इस रिजल्ट के जो भी निकाले उन सभी को बधाई। और इलेक्ट्रिशियन से जो कैंडिडेट भरा होगा उसके लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट लेक्चर है, बहुत शॉर्ट रिवीजन है, और उससे पहले हम इसको खत्म करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, तो अवश्य है, मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करूंगा कि आपके फ्रेंड सर्कल में जितने भी हैं, सभी को वीडियो भेजें। और उसके बाद मैं जो भी अपडेट आ रहा हूँ, नौकरी के जितने भी वैकेंसी के अपडेटेड है, वीडियो जितने बना पाता हूँ वो बना रहा हूँ, और ग्रुप में भी मैं सेंड कर रहा हूँ। तो आप ग्रुप में टेलीग्राम चैनल मुकेश जमरे के नाम से है, उसमें आप जुड़ सकते हैं। उस पर मैं अपडेट भी दूंगा। आप वहां पर, आप टेलीग्राम पे आप पर्सनली मैसेज करके पूछ भी सकते हैं, कुछ भी आपको डाउट हो वो पूछ सकते हैं। ठीक है, इलेक्ट्रिकल से संबंधित, क्योंकि मैं इलेक्ट्रिकल का एक फैकल्टी हूँ, तो मैं आपको एक्सप्लेन कर दूंगा, जो भी आपका डाउट होगा उसका सॉल्यूशन दे पाऊंगा। जब भी मुझे टाइम मिलेगा मैं अवश्य आपका रिप्लाई दूंगा। ठीक है, तो वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।